आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। जैसा कि सब सब्जेक्ट का झारखंड बोर्ड द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिया गया था, लेकिन हिंदी का नहीं आया था। अभी एक दो दिन पहले ही हिंदी का भी जारी कर दिया है। उसमें दो तरह का है, हिंदी ए और हिंदी बी। तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी ए का ही चुनते हैं, इसलिए हम लोग हिंदी ए का जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उसका सॉल्व करेंगे आज। सभी विषयों की तरह इसमें भी जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न 40 पूर्णांक का है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और इसमें भी 40 ही क्वेश्चन है। समय इसका भी 1.5 घंटा ही है। और जो इसका रिटर्न वाला लिखने वाला एग्ज़ाम है, इसको लिखना है थ्योरी टाइप का, उसमें भी वो 40 अंक का ही प्रश्न है उसमें भी। तो हम लोग आज बहुवैकल्पिक प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल इसका कि क्वेश्चन में क्या क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर सभी प्रश्न पत्र में 4 खंड है। मतलब इसमें जो प्रश्न पत्र है 4 खंड है। सभी प्रश्न का देना अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक दिया जाएगा। अगला है प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सभी विकल्प का चयन करें। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी आप अगर नेगेटिव उत्तर भी देते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को है, अगर नहीं भी जानते हैं तो एक ना एक टिक का मार्क के आप जरूर आइए। हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं कि करिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला खंड ए में क्या दिया है, एक गद्यांश दिया है। इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको आंसर को सॉल्व करना था। हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ गद्यांश, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश, ठीक है। अब दिया इसमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनसे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 5 प्रश्न इसमें कुल मिला के, तो हम लोग पढ़ लेते हैं फटाक से। क्या दिया, घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही है समय जा रहा है कुछ भी कर लो, कुछ कर लो। जो क्षण भर में चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता है। बोल रहा है जो क्षण एक बार चला गया, जो समय एक बार चला गया वो लौट कर नहीं आता, इसलिए आप कुछ ना कुछ करो। कौन कर रहा है, घड़ी की सुइयां हमसे टिक टिक करके कह रही है। आगे बोल रहा है एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से पूछा, जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। तो महात्मा गांधी से एक व्यक्ति ने पूछा था कि सबसे पहले बड़ा या ऊंचा बनने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, शक्ति या धन संग्रह करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने देखिए क्या दिया था उत्तर। गांधी जी ने उत्तर दिया, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती है, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। तो गांधी जी ने बोला था कि शिक्षा, शक्ति और धन संग्रह ऊंचा उठने के लिए एक सहायक वस्तु है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समय की परख, ठीक है। आगे बोलता, प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है, उसे करने या ना करने का। यदि आपके पास समय को परखने की कला सीख ली है तो तूने होना चाहिए, तूने अपने को किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं आपस में वह स्वयं आकर आपके द्वार खटखटाएगी। बोल रही अगर आप समय के साथ हर चीज़ करते हैं तो जो सफलता है वो ऑटोमेटिकली आपके द्वार तक आएगी और आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, ठीक है। आगे हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही साथ समय के अनुसार काम करना चाहिए, जीवन की यही कुंजी है। बोल रहा है कि समय के मूल्य को समझना चाहिए और समय के अनुसार ही काम करना चाहिए, यही बोलता है जीवन की यही कुंजी है। जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहने लगते हैं। यानी जब कहा जा रहा है कि आदमी असफल होता है तो उस परिस्थितियों को गाली देने लगता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, अपितु समय के गलत समझने की भूल होती है। बोल रहा है जो अगर
आपके साथ बड़ा असफलता हो रहा है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपका दुर्भाग्य ऐसा लिखा गया, भाग्य आपका ऐसा लिखा गया, बल्कि ये है कि समय का आपने गलत समय को पहचानने में अपने गलत भूमिका निभाई है। ठीक है। यूनान के एक सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे भी और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। यानी अरस्तु ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर, टाइम सही होना चाहिए, और उचित व्यक्ति से, मतलब परफेक्ट व्यक्ति से, और उचित मात्रा में और उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। आगे बोलता है, इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उनके महत्व को नहीं समझता। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे, इसी उधेड़-बुन में वह जीवन का अमूल्यों जनों को, आगे देखते हैं, यहाँ पर इतने आया है, नेक्स्ट पन्ना में, अमूल्य जनों को खो देता है। वे दिनों, मासूम और वर्षों को किसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा में बिता देता है, बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़ कर उसके हाथ लग जाए। वास्तव में पुरुष जिस समय चाहे शुभ क्षण बन सकता है। आवश्यकता है श्रम और समय की परख की। यानी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग होते हैं जो ये सोच पर समय अपनी गंवा देते हैं कि एक अच्छा समय आएगा तब हम एक अच्छा स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तब किसी भी क्षण को शुभ बना सकते हैं और उससे आप बड़ अच्छे ऊंचाइयों की ओर छू सकते हैं। ये इस तरह हम 2-4 मिनट अपना क्या बोलते हैं, जो आपका पैराग्राफ है, पढ़ने में बिताएंगे और समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिएगा, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। एक नंबर देखिए, घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइयां से क्या कहती है। मतलब जो घड़ी की सरकती हुई सुइयां हैं वो हमसे क्या कहती है। हमने ऊपर में पढ़ चुके पैराग्राफ में उसने कहा था कि कुछ कर लो। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे तक गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया था। तो गांधी जी ने बोला था कि शिक्षा, शक्ति और धन की संग्रह आपको ऊंचा उठाने के लिए एक सहायक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या है, समय की परख। हमने अभी पैराग्राफ में पढ़ चुका है। तो इस तरह मेरा 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला हम लोग तीसरा नंबर पढ़ेंगे, जीवन की कुंजी क्या है। इसके बारे में हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ये दिया, प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, ये तो नहीं बोला था उसने। ठीक है, अगला है असफलता को दुर्भाग्य समझना, ये भी नहीं बोला था। समय का गलत समझना, ये भी नहीं बोला था। समय का मूल्य समझकर काम करना, ये बोला था कि समय का सही परख ही जीवन की एक कुंजी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार खो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, उधेड़ बुन में, ये तो बोला था, ये होना चाहिए आंसर सही। अगले देख लेते हैं, ऊंचा उठने में, द्वारा द्वार खटखटाने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बोला था कि जो उधेड़ बुन, आप ये सोचते रहते हैं कि एक अच्छा क्षण आएगा तो हम एक अच्छा स्टार्ट करें, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। जो सारा चीज़ पैराग्राफ में लिखा हुआ था। ठीक है ना, अगला हम लोग देखते हैं, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगला देते हैं, काव्यांश दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है इसमें, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार माथा पटक माथा तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना है, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता की सींचा तुझको बहा जुओं का खून पसीना, कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मानुष, बस कातर कृदन। आगे बोल रहा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, युद्धम दही कहे जब पामर, दे ना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीत के बल पर या यार तेरा पथ चूमे तरकस। तो इस तरह हम लोग अभी जो पढ़े, बोल रहा है कुछ भी कर बस कायर मत बन। ठीक है, किसी के सहारे मत रह, अगर कोई आपको ललकार रहा है तो उससे लड़ाई करें। ठीक है,
और जीना भी तो क्या जीना है, चुपचाप रह के कुछ अच्छा ही करना, यही बता रहा है। ठीक है, अगर युद्ध के लिए कोई ललकार रहा तो लड़ें, और अगर आप प्यार के बल पर उसको जीत सकते हैं जीतें। ठीक है, यही बोल रहा है कवि। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग 5 क्वेश्चन, जो 4-5 क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार से युद्ध जीतना, कायर बन के चुपचाप रहना। तो कवि ने बोला था कुछ भी कर बट कायर मत बन, तो क्या बोला, कायर बनने से जीवन व्यर्थ जाता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर देखेंगे। रे मानुष्य बस कातन किर्दन का ऐसे क्या होगा? वहां पर एक कातन किर्दन दिया था। ठीक है ना, उसका ऐसे होता है दुख से रोना, तो इसका आंसर हो जाएगा दुख से रोना। मतलब 6 नंबर क्या होता है, सब देखते हैं हम लोग। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहता है? जो कवि है मनुष्य से क्या कहना चाहता है? ऑप्शन नंबर दिया है ए में, दुख का रोना रोता रहें, विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाएं, बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिएं, मनुष्य का कायर बनकर ना रहें। तो इसमें क्या कहना चाहता है कि कवि जो कहना चाहता है मनुष्य कायर बनकर ना रहना रहें। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा करके रखते हैं। ठीक है ना, 8वां नंबर क्या है? पथ चूमे तर्कस का क्या अर्थ है? पथ चूमे तर्कस का अर्थ बोलता है पथ में कांटे। ठीक है, पथ में बहुत सारे कांटे हैं, वही बोल रहा है। ठीक है ना, तो पथ में कांटे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग खंड खा देखते हैं। खा में क्या दिया है? ये व्यवहारिक व्याकरण है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। तो अब 9 नंबर पढ़ेंगे। जिस वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? यानी कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो। ठीक है ना, कर्ता कर्म हो, सकर्मक क्रिया। यही अकर्मक क्रिया पूछता है, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। तो अगर यहाँ कर्म भी बोल रहा है तो ये तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो जाएगा, लेकिन सकर्मक में कर्म होना चाहिए, कर्ता भी होना चाहिए। ठीक है ना, क्रिया भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्या बोला है? कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी जिसमें कर्म नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गीता पत्र लिखती है, तो यहाँ पत्र कर्म है, तो ये नहीं होगा डी नंबर। ठीक है, बी नंबर बंदर नाचता है, यहाँ देखिए कर्म बोलो, कर्ता और कर्म है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग और देख लेते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक देखिए यहाँ पर कर्म है। ठीक है ना, कर्म उसको बोलते हैं जो कर्ता और क्रिया के बीच में पीसता, उसको कर्म बोलते हैं। तो यहाँ देखिए रमेश और पढ़ना के बीच में पुस्तक पीस रहा है। ठीक है ना, तो कर्म ये होगा। अगला रोहित ने गीत गाया, तो गीत यहाँ पर क्या है? कर्म है, तो यहाँ पर कर्म है। तो यहाँ पूछा है अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, जिसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया का भेद एवं नाम बतवाइए। ठीक है, तो यहाँ दिया अकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा दिया सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। जब प्रेरणार्थक क्रिया दिया ऑप्शन, तो एक प्रेरणार्थक क्रिया में होता है कि किसी को प्रेरणा देकर काम करवाना, उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने संदेश भिजवाया, तो किसी को बोला और उसने संदेश भेज दिया, क्या होगा? किसी को मैंने प्रेरणा दिया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, देखिएगा। दादी बच्चों को कहानी सुनाती, इसमें क्रियापद कौन सी है? तो दादी, दादी तो यहाँ क्रिया नहीं, ये क्या हो गया? कर्ता हो जाए। कहानी, कहानी एक कर्म है। ठीक है, जो दोनों के बीच में बच्चों को, बच्चों के यहाँ पर क्या होते हैं, वो भी एक मतलब क्या बोलते हैं, कर्म के बीच रूप में ही आता है। ठीक है, अगला है सुनाती है, तो सुनाती एक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य में कौन सा भेद है?
क्या बोला? बच्चों के द्वारा, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़वाया गया, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ कर्म जान लेंगे, वाच को जान लेंगे, ठीक है। तो वाच के लिए मैंने एक पीडीएफ रेडी किया उस तरह का, निकाल के रखा, आपको दिखा लेते सबसे पहले। वाच, आखिर वाच है क्या? तो यहाँ पर देखिएगा, वाच किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ हो, उसे वाच्य कहते हैं। यानी जो क्रिया का प्रयोग हुआ है किस रूप में हुआ है, ठीक है ना, कर्ता के अनुसार हुआ है, कर्म के अनुसार हुआ है या भाव के अनुसार हुआ है, उसी को वाच्य कहते हैं। तो इसके अनुसार जो वाच्य है 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, ठीक है। ठीक है, करके हम लोग देख लेते हैं। कर्ता को कृत्यवाच्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। कृतवाच्य में बोलता है जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी जो भी क्रिया और लिंग का जो हो या वचन हो, वो कर्ता के अनुसार होना चाहिए, कृतवाच्य बोलते हैं, ठीक। जैसे राधा गीत गाती है, तो गाती है देखना यहाँ पर राधा के अनुसार है, ठीक है। अगला देखेंगे, कृतवाच्य में हम लोग थोड़ा और देखना है। कृतवाच्य हो जाने के बाद यहाँ पर कर्मवाच्य देख लेते हैं, ठीक है ना। कर्मवाच्य में कहता है कि जब वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसी तरह हो जाता है आपका भाववाच्य। भाववाच्य में क्या बोलता है? भाववाच्य में आपका यही बोल रहा है कि जो लिंग और वचन जो है वो भाव के अनुसार हो, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ तो नहीं है, तो आपको दिखाते, जैसे आपको बोलते हैं उससे खाया नहीं जाता, ठीक है, तो यहाँ पर भाव है, ठीक है। उससे पढ़ा नहीं जाता, जैसे भाववाच्य में आएगा। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी के अनुसार पे। आप लोगों को मैंने ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर मेरा कितना था? यहाँ पर था, ठीक है। चलिए यहाँ पर है हमारा, देखते हैं यहाँ पर है क्या है। क्वेश्चन था वहाँ पर कि क्वेश्चन था हमारा यही कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़वाया गया, ठीक है ना। तो अखबार पढ़वाया गया, यहाँ पर किसे कर्म के अनुसार जो पढ़वाया गया, किसे कर्म के अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रमवाइज हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 13 का बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कृत्रिवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, किसकी होती? कर्ता की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, एक भावना प्रकट हो रहा है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। क्या हो जाना चाहिए? भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यहाँ पर यथाशक्ति वर्ड में देखिए एक अव्यय छुपा हुआ है। यथा एक अव्यय शब्द है, उसके बाद शक्ति, तो ये कौन सा हो जाएगा? अव्यय समास हो जाएगा। डायरेक्टली ए नंबर मार देना आपको, ठीक है। समास एक बार पढ़ लेने से बहुत अच्छा है कि समास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला पूछ रहा है दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर शब्दों होना चाहिए, पदों दिया है, ये क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, सॉरी, बी नंबर। अगर जलज का अनेकार्थी शब्द है, यानी जलज मतलब क्या होता है? तो जलज मतलब बादल भी होता है, कमल तो होता है लेकिन अनेक अर्थी पूछा था, ये बादल भी होता है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर। क्या दिया? समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख जो भेद हैं वो है समानाधिकार और व्याधिकरण।
समाना समान अधिकरण और व्याधिकरण दो इसके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कहाँ तक हमारा हो गया। हमने 20 तक कर लिया, ठीक है। अब 21 में हम लोग देखेंगे क्या है। गद्य दिया है इसमें भी, ठीक है, जो किताब से रिलेटेड है हमारा, ठीक है, हमारा जो बुक है उससे है। उससे है तो हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। क्या दिया है, बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो गोविंद भगत थे वो मंझले कद के थे और गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के होंगे, उसका एज था 60 साल से ऊपर। बाल पक गए थे, बाल भी पक्के थे, लंबी दाढ़ी व जटा जूट नहीं रखते थे, गलती दे दिया है, यानी दाढ़ी उड़ी और जटा नहीं रखते थे, ठीक है, नॉर्मल आदमी थे, किंतु हमेशा उसका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमगाया रहता था। लेकिन उसका चेहरा था, दाढ़ी जो थे वो सफ़ेद बालों वाली थी, ठीक है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर के में एक लंगोटी मात और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी होती थी, यानी वो एक धोती ही पहनते थे मात्र लंगोट जैसा, ठीक है, और जो सिर पर एक हमेशा टोपी होती है वो भी कबीर पंथी वाली। अगला तो बोलता है, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, मस्तक पर हमेशा चमचमाता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के पीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी के जड़ों और बेड़ और माला बांधे रहते थे। ये बाल गोविंद भगत भगत के बारे में बताया गया है। इससे हम लोग 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं 22 नंबर में, बाल गोविंद भगत गोविंद भगत का कद कैसा था। तो हम लोग पढ़ चुके बाल गोविंद भगत के कद मंझले आकार के थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर, क्या दिया, बाल गोविंद भगत के गले में केसी माला बंधे रहते थे, ठीक है ना। बाल गोविंद भगत के गले में केसी माला बंधे रहते थे, हम लोग अभी यहाँ पढ़ चुके हैं जस्ट एक पेज पहले कि देखिएगा यहाँ पर दिया है। सॉरी, थोड़ा सा निकालने में थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा है। क्या दिया, तुलसी के जड़ों और बेड़ की माला बांधे हुए रहते थे। क्या, तुलसी के जड़ और बेड़ की माला। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या ऑप्शन दिया है। बाल गोविंद भगत के गले में कैसी माला बंधे रहते थे, यहाँ पर तुलसी का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है, इस तरह हमारा 23 तक खत्म हो गया। अगला हम लोग पढ़ेंगे 24। सॉल्व करने से पहले भी हम लोग को एक पढ़ना पड़ेगा जो दिया हुआ है यहाँ पर गद्य की तरह, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अमरूद, क्या दिया यहाँ पर, अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी में हुआ था। आप लोग किताब से क्वेश्चन है ये। 5-6 वर्ष में डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया। डुमराव के इतिहास में कोई स्थान बनता हो तो ऐसा कहीं नहीं लगा, फिर भी यह जरूर है शहनाई और डुमरा एक दूसरे के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो अमरुद्दीन का जो जन्म हुआ था डुमराव में हुआ था, ठीक है ना। डुमराव जो बिहार के एक संगीत परिवार में हुआ था उसका जन्म, ठीक है, लेकिन वो जन्म के बाद कहाँ चला गया था, अपने ननिहाल में। तो ऑप्शन नंबर लोग देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दे ताकि देखने में इजी हो। क्या दिया था ऑप्शन नंबर, देखिए, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो बोल रहा काशी में, डुमराव में, ननिहाल में।
ठीक है, तो कहाँ हुआ था? इसका जन्म डुमरा में हुआ था, दिया है मैं स्पष्ट रूप से ऊपर में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एक दूसरे के लिए उपयोगी है। तो वहाँ दिया था शहनाई और डुमरा एक दूसरे के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इस तरह 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जो किताब से था। ठीक है, अभी यहाँ पर एक और किताब दिया है, पढ़िएगा, जो आपको किताब से है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य हो, तू माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियां माँ कराती रही मधु संपर्क। ये आपके कविता से हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन दिया है इसका देखेंगे क्या करके। ये क्वेश्चन नंबर ये दिया है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। तो आपको कवि का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्या पूछा है, जो दंतुरित मुस्कान है उसका कवि का नाम क्या है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, इसका कवि का नाम है नागार्जुन। ठीक है, दंतुरित का क्या अर्थ है, दंतुरित का क्या अर्थ हम जानते हैं कि जो ऐसे दांत जो नए नए दांत निकले होते हैं उससे बच्चे को हम लोग दंतुरित दांत वाले बोलते हैं। ठीक है ना, तो 27 नंबर डी होना चाहिए, नए दांत के, नए नए दांत। ठीक है, जो बच्चे को नए नए दांत होते हैं उसको बोलते हैं दंतुरित दांत। ठीक है, आगे है दिया बाल बालको बोली बधो नहीं तो ही। एक जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उससे में एक डायलॉग था, बालको बोधी बधो नहीं तो ही। तो परशुराम एक चीज़ बोलते हैं, उसी का बोलता है, उसी से हम लोग को बनाना है 28 नंबर। उपरोक्त काव्य की पंक्ति में रचयिता कवि का नाम क्या है, यानी जो कवि कौन लिखे हैं, ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कौन लिखे हैं, तो ये तुलसीदास लिखे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये जो वर्ड दिया है इसमें कौन सा अलंकार है। बोलता है बालको बोली बधो नहीं तो ही, तो बोलता है इसमें कौन सा अलंकार था। हम लोग अलंकार जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ड, एक ही जो शब्द है, एक ही मतलब जो पहला अक्षर है बार बार आवृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार। जैसे बोलते हैं यहाँ पर देखिए, बा से बालक, बा से बोली, बा से बधो, बा बार बार आ रहा था, आवृत्ति हो रहा, तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन हमारा है, 30 तक, 29 तक हो गया हमारा। ठीक है, तो हम लोग 30 देखेंगे। 30 में पूछा है आप लोग किताब से, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई। तो 30 नंबर हम लोग देखेंगे कैसी हो गई। उसमें जो बिरहा की आग थी और लग गई। ठीक है ना, कृष्ण का संदेश सुनकर। अगला है उत्साह, कवि किन अर्थों की ओर इशारा करते। उत्साह जो कवि है वो किन अर्थों की ओर इशारा करती है। तो क्या इशारा करती है उत्साह कवि, तो हम लोग किताबें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यह ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण और नए संचार की ओर इशारा करती है। ठीक है ना, अगला हम लोग पढ़ेंगे 23 नंबर और 32 नंबर। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो बोल रहा है मुख्य जो गाने वाला था उसकी आवाज़ कैसी थी, तो उसकी आवाज़ कैसी थी, चट्टान जैसी भारी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, वाला किताब में दिया हुआ है, तो चट्टान जैसी भारी है। धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। पूछा जाए धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है, तो बोल रहा कम रोशनी का, अंधेरा का, अस्पष्ट सुख का, अशांति का। तो इसका हो जाएगा सही आंसर अस्पष्ट सुख का। ठीक है ना, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है। मृग तृष्णा का अर्थ होता है मृग का प्यास, मृग की दौड़, छलाव और दिखावा। तो छलाव हो जाएगा। मृग तृष्णा यही होता है कि आदमी हमेशा छला जाता है। जब आप रेगिस्तान में जाइएगा तो आपको लगेगा कि वहाँ पर पानी है, धूप के कारण आपको पानी दिखाई देगा, लेकिन आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ पर पानी नहीं रहता, यानी उसमें आपको ठगे जाते हैं, इसलिए वहाँ छलाव इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ माता के अंचल में मर्दुए शब्द किसने
किस लिए प्रयोग किया था? क्या मर्दवी शब्द, ठीक है ना। तो मर्दवी शब्द देखते ऑप्शन क्या है, लेखक ने अपने माता पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, इनमें से किसके लिए? तो यहाँ सही आंसर है लेखक के माता ने लेखक के पिता के लिए मर्दवे शब्द प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? ठीक है, किताब से क्वेश्चन हमारा है तो वहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर, नकली नाक लगा दीजिए, मोहल्ले वाले के नाक लगा दिया जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए, पुरानी नाक लगा दी जाए। तो लास्ट में उसने यही बोला था कि जिंदा नाक लगा दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? साना साना हाथ जोड़ी है जो शब्द है वो लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल की युवती से सीखी थी, ठीक है ना। अगला, कैप्टन कौन था? नेताजी का चश्मा जो कहानी है उसमें कैप्टन कौन था, वही पूछ रहा है, ठीक है। कैप्टन कौन था? तो यदि अवकाश प्राप्त सैनिक यानी छुट्टी वाला सैनिक नहीं, आज़ाद हिंद फौज का सैनिक नहीं, चश्मा बेचने वाला था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? है सब चश्मा बेचने वाला था कैप्टन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, उसी का एक ऑप्शन था नगर पालिका का सदस्य, तो ये नहीं होगा, चश्मा बेचने वाला एक आदमी था, ठीक है। 39 नंबर, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? एक इंटरेस्टिंग कहानी था, आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पर था कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। 39 नंबर है। तो क्या खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज़ खाना पसंद नहीं था? क्या था? आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? ठीक है, जो फादर कामिल बुल्के थे वो हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, ठीक है ना। तो क्या था उसका, एक बोली के रूप में, एक सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो ये राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते थे। इस तरह हम लोगों ने 40 प्रश्न को उसमें सॉल्व किए जो आपका मॉडल सेट से जेक द्वारा जारी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे वाले सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश का देखना चाहते हैं, साइंस का देखना चाहते हैं और सोशल साइंस का देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसका वीडियो हमने अपलोड कर चुका है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।